हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम जो पढ़ा रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम पढ़ा रहे हैं। आपको पिछले वीडियोस में देखा होगा आपने कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो नेशनल इनकम चैप्टर है उसके मेथड्स पढ़ा रहे थे। और मेथड्स में मैं बता चुका हूँ आपको वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि जिसे प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड में मैंने आपको बताया थ्योरेटिकल पार्ट की वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले वगैरह बताए, फिर उसके बाद सॉल्व भी करके दिखाया गया है 3-4 क्वेश्चन। और भी क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे, साथ ही साथ आते रहेंगे, अलग अलग वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे जैसे जैसे बच्चों को डाउट होता रहेगा, क्योंकि ये रेगुलर क्लास है। और मेरे सामने और भी बच्चे बैठे हुए हैं जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। वो इस वजह से है क्योंकि इनके डाउट्स होते हैं तो वो क्लियर होंगे, तो आपको भी डाउट्स क्लियर होंगे। चलिए, तो आज क्या पढ़ाने वाला हूँ बात उस पर कर लेते हैं। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ आपको नेशनल इनकम का ही अगला मेथड, जो मेथड है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड के बाद हम पढ़ाएंगे एक्सपेंडिचर मेथड। खैर वो तब होगा जब ये चैप्टर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। उसके बाद हम एक्सपेंडिचर मेथड पे जाएंगे। तो 3 मेथड में से पहला मेथड मैं पढ़ा चुका हूँ आपको वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा मेथड पढ़ा रहे हैं हम इनकम मेथड। इनकम मेथड को हम हिंदी में कहते हैं आय विधि, है ना। कुछ बच्चों के पास ये हिंदी में होती है, इस वजह से मैंने हिंदी लिख दिया है। और हम पढ़ क्या रहे हैं, वैसे हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम में आय विधि। और देखो, हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने पढ़ा है कि भाई इनकम के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला, जब इनकम जनरेट होता है। दूसरा, जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है। तीसरा, जब इनकम डिस्पोज होता है। तो जब प्रोडक्शन होता है तो इनकम जनरेट होता है, और जब वो बांट दिया जाता है इनकम, तो फिर वो इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जब जिन लोगों को मिलता है वो उसे खर्च कर देते हैं, तो उसे कहते हैं डिस्पोजल ऑफ इनकम। तो जब इनकम जनरेट जिस टाइम पे होता है वो टाइम प्रोडक्शन वाला होता है। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज को उत्पादित करते हो, यानी उत्पादन करते हैं उसका, वस्तुओं और सेवाओं का, तो फिर वो इनकम जनरेशन का पार्ट है, इनकम जनरेशन का स्टेज है। उस स्टेज पे इनकम जनरेट होती है, यानी आय का सृजन होता है। फिर वो इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। किनको? फैक्टर इनपुट्स वालों को। जिन जिन लोगों ने फैक्टर इनपुट्स दिया है उनको हम ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने फैक्टर इनपुट दिया है? किसी ने लैंड दिया होगा, किसी ने लेबर दिया होगा, किसी ने कैपिटल दिया होगा, किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप दिया होगा। ये 4 चीज़ें जो हैं दी होंगी, तभी जाके प्रोडक्शन संभव हो पाया है। जब तक ये 4 चीज़ें नहीं मिलेगी तब तक प्रोडक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन है, 4 चीज़ें होनी जरूरी है। तो इन 4 चीज़ें जिन्होंने ये दिया है उनको रिटर्न देना पड़ेगा। रिटर्न क्या देना पड़ेगा? लैंड वाले को रेंट देना पड़ेगा, लेबर वाले को वेजेस देना पड़ेगा, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योरशिप वाले को प्रॉफिट देना पड़ेगा, ठीक है। ये रिटर्न देना है हमें उनको। तो ये जब रिटर्न उनको दिया जाएगा तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनको। अब जिनके पास इनकम गया है वो अपना खर्च करेंगे, तो वो डिस्पोजल ऑफ इनकम होगा। इस प्रकार से यदि जनरेशन ऑफ इनकम पे निकालते हैं तो वो वैल्यू एडेड मेथड कहलाता है या फिर प्रोडक्ट मेथड कहलाता है। यदि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के स्टेज पे हम इनकम निकालते हैं तो वो कहलाता है इनकम मेथड। और यदि एक्सपेंडिचर वाले स्टेज पे निकालेंगे तो वो कहलाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। आज जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इनकम मेथड। होता क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस। ऐसा ही कुछ मैंने पिछले मेथड में भी बताया, ठीक है। और इसमें हमेशा 4 तीर घुसते हैं। जब तक ये 4 तीर नहीं घुसते तब तक प्रोडक्शन संभव नहीं होता। ये 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? ये 4 चीज़ें हैं लैंड, ये दूसरी चीज़ है लैंड, लेबर, तीसरी चीज़ है कैपिटल, चौथी चीज है एंटरप्रेन्योरशिप। जब ये 4 चीजें, तीर बन रहा है ना, हाँ, ये 4 तीर जो हैं इस प्रोडक्शन प्रोसेस को लगेंगे तभी जाके प्रोडक्शन संभव होगा। तो ये 4 तीर जब प्रोडक्शन प्रोसेस को लगते हैं तो फिर होता है प्रोडक्शन। अब
इन 4 चीज़ों से हम इंटरमीडिएट गुड्स खरीदते हैं। जैसे मान के चलिए 1000 रुपये का इंटरमीडिएट गुड्स खरीदा था और जो प्रोडक्शन हुआ वो प्रोडक्शन हुआ 1500 रुपये का। ऐसे कैसे भाई? सुन ले मेरी बात, जितना आप लगाओगे उतने का ही प्रोडक्शन तो होगा ही नहीं, वैल्यू एडिशन होगा ना, वैल्यू एडिशन। फॉर एग्जांपल कि यदि आपने बिस्किट बनाना है तो बिस्किट बनाना है तो आपने उसमें लगाया आटा, चीनी, ठीक है, आटा लगाया, चीनी लगाया और फ्लेवर्स वगैरह लगाया, रैपर्स वगैरह लगाए, ये सारी चीज़ें लगाई, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कह सकते हैं इसे। ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो 1000 रुपये का लगाया, पर बेचोगे कितने का? 1500 का। मतलब ज़्यादा में ही बेचोगे ना, 1000 का ही बेच दोगे तो फिर क्या वैल्यू एडिशन हुआ? तो प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। तो 1000 रुपये की चीज़ आप 1500 रुपये में आगे बेच रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वैल्यू एडिशन किया है। कितने का वैल्यू एडिशन किया है? 500 रुपये। 500 रुपये का किया गया वैल्यू एडिशन। ये 500 रुपये का जो वैल्यू एडिशन है, 1000 रुपये की चीज़ 500 रुपये बढ़ के 1500 रुपये की हो गई, तो 500 रुपये का जो चीज़ बढ़ गया है वैल्यू, तो ये 500 रुपये हमें क्या करना है? किसके लिए रखे? ये 500 रुपये जो एक्स्ट्रा लिए हैं, किन के लिए लिए हैं? किस लिए लिए हैं भाई? 1000 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में क्यों नहीं बेच रहे मार्केट में? तो ये 4 लोग तो भूखे मर जाएंगे फिर, है ना? इन्होंने जो इतने एफर्ट्स किए हैं, अपना फैक्टर इनपुट लगाया है प्रोडक्शन के अंदर, तो ये प्रोडक्शन के अंदर जब फैक्टर इनपुट लगा रहे हैं तो इनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है, कुछ मिलना चाहिए इनको, इसलिए लगाया है। तो यदि 1000 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में ही आगे बेच दें तो इनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो इसीलिए 1000 रुपये की चीज़ की वैल्यू एडिशन होती है, वो 1500 रुपये का बन जाता है बेचते समय, और जो 500 रुपये का वैल्यू एडिशन होता है वो बांट दिया जाता है। किनको? इनको, जो फैक्टर इनपुट वाले हैं, इनको बांट दिया जाता है। तो लैंड वाले को क्या मिलेगा? लेबर वाले को क्या मिलेगा? कैपिटल वाले को क्या मिलेगा? और एंटरप्रेन्योरशिप वाले को क्या मिलेगा? लैंड वाले को मिलेगा रेंट, लेबर वाले को मिलेगा वेजेस, कैपिटल वाले को मिलेगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप वाले को मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये 4 चीज़ें जोड़ देनी है। इनकम मेथड में हमें क्या करना है? ये 4 चीज़ें जोड़ देनी है। हमें ये नहीं पूछना कि भाई वैल्यू एडिशन कितने का हुआ। हम क्या करेंगे? इन लोगों से जाएंगे, लैंड वाले से, बोले भाई रेंट कितना कमाया तूने? बोलेगा इतना। बोले वेजेस कितना कमाया तूने? इतना। फिर कैपिटल वाले से पूछेंगे इंटरेस्ट कितना कमाया तूने? बोलेगा इतना। फिर एंटरप्रेन्योरशिप वाले से बोलेंगे प्रॉफिट कितना कमाया तूने? बोलेगा इतना। तो हमें वैल्यू एडिशन यहीं से मिल जाएगा, हमें ये जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली यही चीज़ तो इनको बट रही है। जैसे रेंट को हमने 100 रुपये रेंट दे दिया, 200 रुपये वेजेस दे दिया, 100 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया और 100 रुपये का प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, तो इन सब का यदि मैं टोटल करूँ तो क्या है? 500। तो वैल्यू एडिशन ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, आप सब इनकम को जोड़ दोगे तो भी वैल्यू एडिशन आ जाएगा। यानी कि जो इनकम कमाई गई है वो इतनी ही है, 500 ही। जो वैल्यू एडिशन होती है वही इनकम है। पर यदि वैल्यू एडिशन के प्रोडक्शन के स्टेज पे निकालते हो तो वैल्यू एडिशन मेथड कहलाता है, पर यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेज पे निकालते हो तो इनकम मेथड कहलाता है। तो इन चारों को जोड़ देना ही इनकम मेथड है। ठीक है, बस इतनी ही सी बात है जिनको हम फॉर्मूले में लिखवा देंगे और कुछ भी नहीं है। आई बात समझ? ठीक है, चलिए तो मैं फॉर्मूला बनाता हूँ। इनकम मेथड से जो निकलेगा वो निकलेगा आपका NDP-8FC। अब NDP-8FC जो है वो कैसे निकले? सबकी इनकम को अभी बताया मैंने आपको कि सबकी इनकम को जोड़ दोगे तो वो NDP-8FC निकल जाएगा। मतलब वही नेक्स्ट इनकम, वही मतलब वो आपकी वैल्यू एडिशन है। तो NDP-8FC में क्या क्या चीज़ें मैंने अभी लिखवाया था जोड़ने के लिए? भाई 4 लोगों की इनकम को आप जोड़ना है, लैंड वाले का रेंट जोड़ना है, और लेबर वाले का वेजेस जोड़ना है, और कैपिटल वाले का इंटरेस्ट जोड़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट जोड़ना है। यही 4 चीज़ें जोड़नी है और कुछ नहीं करना। बस इन्हीं 4 चीज़ों को हम नाम अलग अलग देंगे, अलग अलग तरीके से लिखेंगे। ठीक है, बस। तो वेजेस वाले को, मतलब लेबर वाले को जो वेजेस देते हैं उसका नाम लिखते हैं हम कंपनसेशन
टू एम्प्लॉयज। भाई साहब ये वेजेस ही है, वेजेस ही है, पर वेजेस का सुंदर सा नाम रखा गया है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। ठीक है, थोड़ा भारी भरकम नाम रखा गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या जोड़ा था हमने? रेंट, प्रॉफिट। तो रेंट और प्रॉफिट दोनों को एक करके जोड़ा जाता है, और रेंट प्रॉफिट और इंटरेस्ट, इन तीनों को एक करके जोड़ते हैं और उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, रेंट, वेजेस और रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये तीन चीजों को हम एक साथ जोड़ते हैं, वो कहलाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके अलावा कुछ ऐसी इनकम होती है जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में नहीं होता, सहायक सर्विसेज होती हैं जैसे बैंकिंग वाले, तो ये डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं है। इंश्योरेंस हो गया, ये डायरेक्ट प्रोडक्शन से संबंध नहीं है इनका, पर फिर भी इनकम तो करते हैं ये लोग भी, तो उनको कहते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम छोटी मोटी चीज़ें। तो डायरेक्टली प्रोडक्शन से संबंधित जो है वो ये थी, यही चीज़ है। और ये असल में आपका जो मैंने वेजेस लिखवाया ना, उसी का नाम है, और इसके अंदर तीन चीज़ें घुसी हुई है। कौन कौन सी? रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये तीन चीज़ें इसके अंदर घुसी हुई है। ठीक है, और वो आपका मिक्स इनकम है, उसका फैक्टर इनकम से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। हिंदी में लिखवाएं क्या इसको? कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अच्छा, और इसको प्रचालन अधिशेष, और ये तो आसान है, मिश्रित आय। ठीक है, तो ये मैंने हिंदी में भी लिखवा दिया, दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि जो क्वेश्चन आपके अंदर आपकी किताब में दे रखा है, या फिर क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, वो डायरेक्ट ये तीन चीज़ें दे देंगे, आप जोड़ के आंसर निकाल दोगे, ऐसा तो है नहीं, है ना भाई? ये तीन चीज़ दे दिया, जोड़ के आंसर निकालो, छुट्टी, मिल गए 6 नंबर, ऐसा नहीं है। वो इसके इनर मतलब अंदर जो पार्ट है ना इसके, वो पार्ट्स देंगे। अब इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, यानी ये कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ जो है ये ब्रॉडर चीज़ है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट्स भी आपको दे सकते हैं, या फिर पूरा भी दे सकते हैं। पूरा दे दिया तो हलवा है, फिर तो उठाओ खाओ घर जाओ। और यदि पार्ट्स दे दिया तो फिर आपको समझना पड़ेगा फिर हलवा बनाओ कि हलवा कैसे बनेगा। तो ये हलवा बनाना पड़ेगा यदि पार्ट्स दे दिया इन्होंने तो, है ना? चीनी अलग दे दिया, सूजी अलग दे दिया, हाँ, नारियल छुहारा किशमिश बादाम अलग दे दिया, ये सारी चीज़ें अलग, तो फिर आपको हलवा बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं खा सकते। तो इसका हलवे के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं मैं बता दूं आपको। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर कुछ 3-4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी इन कैश, नकद मजदूरी और भुगतान। ये समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए, सुनिए। आप कोई फैक्ट्री में जाता है काम करने के लिए, है ना? तो फैक्ट्री में जब काम करने के लिए जाता है ना लेबर, तो मालिक उसको सैलरी देता है। अब सैलरी कैसे दे सकता है? नोट गिन के, ये ले भाई तेरी 15,000 सैलरी, ठीक है। बैंक में देता है, वो भी नोट गिन के ही माना जाएगा, बैंक भी आजकल नोट ही है। तो नोट गिन के दे सकता है। और कैसे दे सकता है? सोचो, आपके पिताजी नौकरी करने जा रहे हैं, उनको नोट नहीं देके कुछ और दे सकते नहीं। चेक वैक बैंक एक ही चीज़ है, चेक बैंक कैश ये सब एक ही चीज़ है। और कोई दूसरा तरीका बताओ। कोई सर्विस आपको कोई सुविधा वगैरह दे सकते हैं। हाँ। जैसे बोलेंगे ये मोटरसाइकिल तुम्हारी है, जब तक नौकरी करोगे जाओ, घर जाओ, बीवी बच्चे घुमाओ, कंपनी में भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल की हो सकती है। ठीक, हॉस्पिटल की सर्विसेज देती है आपको, ये लोग इस हॉस्पिटल में इलाज करवाओ, हम भरेंगे पैसा, ऐसा हो सकता है। या फिर कंपनी वाले ने क्या किया कि सारे एम्प्लॉयज़ को बोला, यार बड़े एम्प्लॉयज़ हमारे मेहनती है, काम करो, सबको एक एक लैपटॉप दे दो, बांट दो।
बांट दो लैपटॉप सब, हमारी तरफ से गिफ्ट, ऐसे भी दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो भी चीज़ आपको दिया जा रहा है ना, एज एन एम्प्लॉय, मालिक की तरफ से आपको जो भी मिल रहा है, एम्प्लॉय होने के नाते मालिक की तरफ से यदि आपको जो भी मिल रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए सैलरी और वेजेस ही हैं, वो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ जो मैंने लिखी है कि आपको कैसे मिल सकता है, नगद मजदूरी, कैश में या बैंक में पैसा मिल सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो आपको पैसे मिले, पेमेंट इन काइंड्स, कैश नहीं मिल रहा, किसी और तरीके से पेमेंट मिल रही है, कुछ दे दिया और हाँ कुछ और गुड्स एंड सर्विसेज दे दिया। तो पेमेंट इन काइंड को क्या कहेंगे आप, किस्म के रूप में भुगतान, किस्म के रूप में भुगतान। ठीक है, किस्म के रूप में भुगतान। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, वो हो सकता है आपका पेंशन और रिटायरमेंट। पेंशन और रिटायरमेंट। पेंशन और रिटायरमेंट का क्या मतलब है, सुनिए। अब आप नौकरी कर रहे थे, नौकरी पे से रिटायर हो गए, तो रिटायर हो गए तो कंपनियां या फिर सरकार की पॉलिसी के अनुसार हो सकता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने कुछ अमाउंट पेंशन के तौर पे दिया जाए। तो जो आपको हर महीने आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन के तौर पे मिल रहा है, वो आपकी सैलरी का ही पार्ट है, आपका ही वेजेस है। समझा ये बात, आपका ही वेजेस है, आपकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा काटा गया और फिर उसे पेंशन के रूप में दिया गया, यानी कि वो भी सैलरी है, वो भी वेजेस है। तो पेंशन और रिटायरमेंट जो है, क्या कहते हैं रिटायरमेंट को, सेवानिवृत्त पेंशन। हिंदी अच्छा ही है, समस्या क्या है पता है कि हमने यूज़ ही नहीं करना छोड़ दिया है। तो जो चीज़ आप यूज करना छोड़ देते हो ना, वो अजीब ही लगता है। समझ में आई बात। अब तूने कभी धोती पहना है, बात तूने पहना है, नहीं पहना है, यदि तुझे पहना दिया जाए तो वो अंकल वाला, हाँ अंकलों वाला, अंकलों वाला अजीब लगेगा ना। क्यों लगेगा अजीब, क्योंकि छोड़ दिया, आदत नहीं है। तो जो चीज़ आदत में नहीं है वो अजीब ही लगता है। अब वही जो तुम्हारे दादाजी हैं, वो धोती पहनते हैं, उनको आदत है, उनको अजीब नहीं लगता, पर उनको यदि जीन्स पहना दोगे ना तो अजीब लगेगा। तो वही हिंदी के साथ है, हमने यूज करना छोड़ दिया। तो यूज करना छोड़ दिया, तो इसी वजह से ये वर्ड्स हमें बड़े अजीब से लगते हैं, थोड़ी हंसी सी भी आती है। पर हंसने की बात नहीं है, नालायक हम खुद हैं जो अपनी लैंग्वेज छोड़ के हम अंग्रेजी घुसा के याद कर रहे हैं, रटे जा रहे हैं। चलिए, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त पेंशन। इसके बाद है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, यानी मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में अंशदान। तो मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में अंशदान जो है, ये चौथी चीज है। ठीक है, अच्छा, सेवानिवृत्त पेंशन लेना है, पर एक पेंशन कुछ ऐसा होता है जो आपका सेवानिवृत्त पेंशन नहीं है, इसके अलावा कोई और पेंशन है, तो फिर वो आपकी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन नहीं करता है, मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में यूज नहीं किया गया। जैसे मान के चलो वृद्धावस्था पेंशन, सरकार क्या दे रही है, बूढ़े लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, तो ट्रांसफर इनकम है भाई, वो फैक्टर इनकम नहीं है, ये फैक्टर इनकम। ये उसी को मिलेगा जो एम्प्लॉय था, जिसने नौकरी की, नौकरी की उसी को मिलेगा। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, मतलब वृद्धावस्था पेंशन क्या करती है, सरकार बूढ़े लोगों की मदद करती है, चाहे उसने नौकरी की हो या ना की हो।
तो उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हुई है। बूढ़ा आदमी घर में फैल के सो रहा है, जाके उसने पेंशन में नाम लिखवा लिया और उसको सरकार 5,000 रुपये देती है, तो 5,000 रुपये की काम थोड़ी किया उसने, कोई बूढ़े आदमी ने नहीं किया, बेमतलब में सरकार दिए जा रही है, तो वो आपकी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगी। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको नेशनल इनकम में कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ के नीचे आती हैं। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। बात समझ में आ रही है? यदि इंग्रेडिएंट्स दे रखा है तो आपको हलवा बनाना है, और यदि इंग्रेडिएंट्स नहीं दे रखा है, हलवा दे रखा है, तो सीधे हलवा खाना है। अब सवाल में ऐसा भी तो हो सकता है कि इंग्रेडिएंट्स भी दे रखे हों, हलवा भी दे रखा है, क्या करोगे? खाओगे या बनाओगे? हलवा खाएंगे, बनाना क्यों है? भाई सुन लो, सवाल के अंदर दोनों चीज़ दे रखी हैं। क्या? ये चीज़ें भी दे रखी हैं और ये भी दे रखा है, तो क्या करोगे? हलवा खाओगे या बनाने बैठोगे? सीधे हलवा खाएंगे। तो इसको तो इग्नोर मार देना, ऐसा मतलब खा भी लो या बना भी रहे हो, नहीं, इनको इग्नोर मार देना। ठीक है, तो आपको सिर्फ किससे मतलब है? इससे। यदि नीचे वाली चीज़ें दे रखी हैं और ये भी दे रखा है तो इससे मतलब है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, बाकी बाद में वो ना दे रखा हो तब नीचे वाली चीज़ें दें। आइए, प्रचालन अधिशेष देख लो भाई, ये बोर्ड में आ रहा है, कोई बात नहीं। कहाँ तक आ रहा है? हाँ जी, तो ऑपरेटिंग सरप्लस के भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? इसका होता है रेंट, लिखवाना है ऊपर, हाँ जी। इसके बाद होता है इंटरेस्ट और इसके बाद होता है प्रॉफिट। ठीक है, मैं प्रॉफिट बीच में लिख देता हूँ, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। ठीक है, रेंट के साथ साथ वो रॉयल्टी भी देते हैं, रेंट के साथ रॉयल्टी भी देते हैं। रेंट और रॉयल्टी दोनों लिखी हो तो दोनों लेना है। खाली रेंट लिखा है, रॉयल्टी नहीं लिखा तो खाली रेंट ले लेना है। रॉयल्टी भी लिखा है, रेंट भी लिखा है तो दोनों लेना है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, रेंट अलग है, रॉयल्टी अलग है। ठीक है, आप देखो, इसको हिंदी में कहते हैं किराया और इसको हिंदी में कहते हैं लगान। प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं लाभ और ब्याज, इंटरेस्ट को कहा जाता है, पता ही आपको। अब प्रॉफिट के भी 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रॉफिट के भी 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला इंग्रेडिएंट है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा इंग्रेडिएंट है आपका डिविडेंड और तीसरा है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, हिंदी यदि लिख सकते हैं इसकी, तो हम हिंदी यदि लिखते हैं तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ। डिविडेंड को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, डिविडेंड को भूल गया मैं, हाँ जी, तो डिविडेंड को कहते हैं लाभांश और कॉर्पोरेट टैक्स को कहते हैं निगम कर। ठीक है, तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं प्रॉफिट के। अब आपको बता रखा है मैंने कि भाई जब नीचे वाले इंग्रेडिएंट्स दे रखे हो, ऊपर वाला हलवा भी दे रखा हो, तो हलवा खाइएगा, इंग्रेडिएंट्स मत गिनिएगा। ठीक है, यानी इन्होंने प्रॉफिट दे रखा है, साथ में ये भी दे रखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लाभांश भी दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स भी दे रखा है, तो इन तीनों को भूल जाइए। किसको याद रखिए? प्रॉफिट को। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर ये तीनों चीज़ आ ही गई है, तो आपको इनमें से कुछ नहीं लेना। इसी प्रकार से ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, तो फिर इन सबको ही भूल जाइए, क्योंकि ये सारे उसी के इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपका निकल के आएगा वो आएगा NDPAT-FC। ठीक है, अब इसके आगे का जो हिस्सा है इनकम मेथड में थोड़ा सा, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। मिक्स इनकम मतलब मिश्रित आय, इसका कोई हिस्सा नहीं है टॉपिक, मतलब इसके कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है। ये ऐसे का ऐसा ही दे रखा होगा तो ठीक है, नहीं दे रखा होगा तो सवाल के अंदर नहीं लेना है। अपनी तरफ से मिक्स इनकम कुछ नहीं बनाना है। क्वेश्चन बताता है मिक्स इनकम है तो है और नहीं है तो नहीं है, सीधी बात। ठीक है, हाँ, तो आगे का हिस्सा जो है इसी में ही थोड़ा सा आगे का हिस्सा है, फिर क्वेश्चंस करवाएंगे हम अगले वीडियो में। और
अब तक जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आपको आपके सामने नज़र आया है और थोड़ा सा समझाया भी था इनकम मेथड। आगे जो इसके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे तो वीडियोस देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। 12th क्लास बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी A to Z और बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।